हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप अच्छे होंगे, पढ़ाई के प्रति समर्पित हैं, भविष्य को बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, निरंतर ऊंचाइयों को छूने के लिए आप अपने अध्ययन को अग्रसर कर रहे हैं। मुझे यही आशा और उम्मीद है कि आप निरंतर अपने अध्ययन पर ध्यान दे रहे हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं, अपने आप को सावधानी रखते हुए, सेफ रखते हुए विद्याध्ययन की ओर पूरा ध्यान दें। आप देखते हैं कि देश जिस प्रकार एक बहुत बड़ी समस्या से लड़ रहा है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, कोरोना से संबंधित। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप घर पर रहें और पूरा फोकस आप अपनी स्टडी पे करें और सावधानी रखें। अति आवश्यक कार्य हो तभी आप घर से बाहर निकलें और बार बार जो आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें आप फॉलो करने का प्रयास करें। स्टे होम, स्टे सेफ। आज का जो आपका चैप्टर है वो है विश्व जनसंख्या, प्रवास और मानव विकास। उसके बारे में आप कुछ इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ। विश्व जनसंख्या, विश्व जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। जनसंख्या के बारे में आपने इससे पहले पढ़ाई है। विश्व की जनसंख्या या जनसंख्या किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट से आज का आपका जो नया टॉपिक है वो है प्रवास। प्रवास क्या है? मैंने 2-4 बार आपको एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन आप समझने का प्रयास करें। इसका मैं इसे आपको शब्द को तोड़कर बताता हूँ। प्र प्लस वास। प्र का मतलब होता है अन्यत्र और वास का मतलब होता है रहना। अब आप देखते हैं कि व्यक्ति अपने उद्गम स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान पर जाकर रहता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है? प्रवास कहलाती है। प्रवास का मतलब अन्यत्र रहना। तो मानव, आप देखते हैं कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता है? तो प्रवास में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के पीछे सबसे जो मूल रीजन है वो रीजन है उसका रोजगार। अगर व्यक्ति को रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिल जाए, जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में हो जाए, तो मानव दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवास नहीं करेगा। नगरीकरण की या नगरीकरण को बढ़ावा नहीं मिलेगा। आप देखते हैं कि लगभग जैसे जनसंख्या नगरों की ओर पलायन कर रही है, तो नगरों की ओर पलायन करने के लिए सबसे बड़ा रीजन यही है कि व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए वो ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर किस ओर जा रहा है? नगरों की ओर जा रहा है। तो यह प्रवास है। प्रवास में एक भौगोलिक इकाई, एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में, दूसरी भौगोलिक इकाई में जाना क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाएगा। वैसे सिंपली मैं आपको बताऊं कि प्रवास किसे कहते हैं कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव सामाजिक और आर्थिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। तो सिंपली प्रवास का अर्थ आपकी समझ में आ गया है कि प्रवास का मूल अर्थ क्या है कि व्यक्ति सामाजिक और आर्थिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहता है,
तो ये क्रिया क्या कहलाती है? प्रवास कहलाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? अब आप देखते हैं कि इसकी परिभाषा दी थी संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उसके अनुसार कि एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में परिवर्तन होता है जिसमें व्यक्ति का मूल स्थान और रहने का स्थान दोनों ही क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अब आप देखते हैं कि व्यक्ति ए शहर में रहता है और प्रवास से बी शहर में जा रहा है, तो इसका निवास स्थान और इसका मूल स्थान और उसका जो निवास स्थान है दोनों क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं, व्यक्ति का स्थान बदल जाता है। क्लियर हो गया? तो बहुमत इसने संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या कहा कि एक भौगोलिक इकाई क्षेत्र से दूसरी भौगोलिक इकाई क्षेत्र में जाना, परिवर्तन करना, जिसमें व्यक्ति का उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान दोनों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। एक और कॉन्सेप्ट आप यहाँ समझने का प्रयास करें कि यहाँ दो बिंदु होते हैं, एक तो उद्गम और दूसरा गंतव्य। उद्गम और दूसरा गंतव्य। अब आप देखते हैं कि उद्गम व्यक्ति का मूल स्थान है जहां व्यक्ति रहता है, और गंतव्य जहां पहुंचता है वो गंतव्य स्थान है। जैसे व्यक्ति सुबह अजमेर से जयपुर की ओर जाता है तो अजमेर उसका उद्गम है और जयपुर पहुंचता है वो उसका गंतव्य स्थल है। क्लियर हो गया? तो इसमें दो मूल बिंदु होते हैं, उद्गम और दूसरा गंतव्य। तो प्रवास क्या है? और आप देखते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। और मनुष्य की विशेषता है गतिशीलता। या जिसको हम कह सकते हैं गत्यात्मकता। मनुष्य में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? गत्यात्मकता पाई जाती है। आप देखते हैं कि मानव विकास के प्रारंभिक युग से लेकर देखें तब भी मनुष्य क्या था? क्रियाशील था और उसमें गतिशीलता थी। व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अग्रसर होता था। तो मानव विकास का जो उद्गम है और वर्तमान समय है उसमें मनुष्य की जो क्रियाकलाप है, गतिविधियां हैं, वो ही महत्वपूर्ण रही कि व्यक्ति एक जगह स्थिर रहकर कार्य नहीं कर सकता। उसमें क्या पाई जाती? गतिशीलता पाई जाती। तो प्रारंभिक समय से लेकर वर्तमान तक मनुष्य ने क्या किया है? प्रवास किया है। प्रारंभिक समय में मनुष्य आखेट के लिए प्रवास करता था। जब भोजन उसे नहीं मिलता तो व्यक्ति अपने उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता था, फिर दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर जाता था। तो उसमें क्या पाया जाता था? प्रवास पाया जाता था। वर्तमान में आप देखते हैं कि जैसे मनुष्य विकसित अवस्था को प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसके पीछे भी जैसे मूल रीजन क्या हो जाता है? रोजगार हो जाता है। पहले मानव सिर्फ अपने भोजन की तलाश में जाता था, आज मनुष्य विकास के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, समाज के उज्जवल भविष्य के लिए मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करता है। तो ये था आपका प्रवास से रिलेटेड। अब प्रवास के भेद। प्रवास के भेद। तो प्रवास के कितने भेद होते हैं? प्रवास के दो भेद होते हैं, उत्त प्रवास और आप्रवास। पहला उत्त प्रवास और दूसरा प्रवास। अब देखो उत्त प्रवास और आप्रवास को समझना आपको। उत्त प्रवास किसे कहते हैं? स्थानांतरण की प्रक्रिया। स्थानांतरण की प्रक्रिया यानी स्थानांतरण की प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है। दूसरे स्थान की ओर जाता है, वो कहलाता आपका
उत्तर प्रवास। इसमें आप जैसे उदाहरण दे सकते हैं, यूरोप से लोग आ गए थे उत्तरी अमेरिका। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर प्रवास कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्तर प्रवास। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि स्थानांतरण की प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है। उदाहरण लिख सकते हैं आप, यूरोप से उत्तरी अमेरिका। मैंने आपको बताया, यानी सबसे ज़्यादा जो प्रवास है वो किस देश से हुए? यूरोप। यूरोप में भी उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, इससे सबसे ज़्यादा प्रवास हुआ है उत्तरी अमेरिका में। आज देखते हैं कि वर्तमान में सबसे विकसित देश है अमेरिका, उसमें सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से आए थे? उत्तरी पश्चिमी यूरोप से आए थे। तो ये थी आपकी से उत्तर प्रवास किसे कहते हैं। अब दूसरे स्टेप है आपकी आप्रवास। आप्रवास आप्रवास में आप क्या लिखेंगे कि आगमन की प्रक्रिया, आगमन की प्रक्रिया है, वो स्थानांतरण की प्रक्रिया है। इसमें लोग आते हैं, तो आगमन की प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने मूल स्थान से किसी दूसरे स्थान पर आता है। तो यहाँ जैसे आप इसमें क्या उदाहरण देंगे, इसमें आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में लोग कहाँ से आए? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, इन क्षेत्रों से लोग कहाँ पर आ गए? अमेरिका के अंतर्गत। ये आगमन की प्रक्रिया कि व्यक्ति दूसरे देशों से किसी देश के भीतर आते हैं, अंदर आते हैं। तो प्रवास के कितने भेद होंगे? प्रवास के दो भेद होंगे, उत्तर प्रवास और आप्रवास। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट है आपका प्रवास के पक्ष। प्रवास के पक्ष, प्रवास के कितने पक्ष होते हैं? तो होते हैं भेद। ये प्रवास के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, एक उत्प्रवास, दूसरा आप्रवास। अब देखो प्रवास के भेद पढ़ रहे हैं, प्रवास के पक्ष। सबसे पहला पक्ष है देश पक्ष। अब आप इस देश पक्ष में समझने का प्रयास करेंगे कि प्रवास के पक्ष में देश पक्ष के बारे में क्या जाता है, व्यक्ति किस देश से किस देश की ओर स्थानांतरण हुआ, किस महाद्वीप से किस महाद्वीप की ओर स्थानांतरण हुआ। अर्थात महाद्वीपीय स्थानांतरण हो रहा है या अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण हो रहा है या एक देश द्वारा दूसरे देश की ओर स्थानांतरण हो रहा है, तो वो कहलाता है देश पक्ष। ये प्रवास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण पक्ष है, या इसको कारक भी कह सकते हैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले। तो प्रवास के पक्ष है देश पक्ष। क्लियर हो गया? देश पक्ष में व्यक्ति अनुमान लगाता है कि व्यक्ति किस देश से किस देश की ओर गया। भारत से अमेरिका की, अमेरिका से भारत की ओर, जापान से चीन की ओर, चीन से अमेरिका की ओर। तो ये कहलाता है आपका देश पक्ष। दूसरा काल पक्ष। अब काल पक्ष में मैंने आपको बताया था कि समय महत्वपूर्ण है। फिर व्यक्ति का जो स्थानांतरण हो रहा है वो स्थायी है या अस्थायी है, या अल्प समय के लिए हो रहा है या लंबे समय के लिए हो रहा है, तो वो कहलाता है इसका काल पक्ष भी। जैसे त्रैमासिक है या अर्धवार्षिक है या मासिक है, एक महीने के लिए व्यक्ति जाता है फिर पुनः अपने मूल स्थान पर आ जाता है, या एक साल के लिए जाता है और साल भर के बाद में पुनः व्यक्ति अपने मूल स्थान, या फिर जैसे स्थायी रूप से व्यक्ति हमेशा के लिए जाकर फंस जाता है, तो वो उनका कहलाता है काल पक्ष। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि दो पक्ष आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहला देश पक्ष, इसमें देश के बारे में जानकारी दी जाती है, किस देश से किस देश की ओर हुआ। दूसरा काल पक्ष, उस काल पक्ष में समय के बारे में दिया जाता है।
ठीक है। तीसरा है कारण पक्ष। अब आप देखते हैं कि कारण में कोई से भी कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सांस्कृतिक कारण। ये मानव का जो प्रवास हो रहा है, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा है, तो उस जाने के पीछे कौन सा कारक है। कई बार आप देखते हैं कि सरकार, राजनीतिक कारक होता, सरकार लोगों को जबरदस्ती नए खोजे के क्षेत्रों में भेज देती है, तो वहाँ उसमें राजनीतिक कारक हो जाता है। या किसी दो देशों के मध्य युद्ध छिड़ जाता है, उस समय में भी सरकार उन्हें प्रवास के लिए करती, तो राजनीतिक कारक हो गया। आर्थिक कारक, धन की उपलब्धता की कमी के कारण, व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करने के कारण व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है, उसमें आप देखते हैं कि एक धर्म या समुदाय के व्यक्ति एक ही स्थान पर बसने को प्राथमिकता देते हैं, तो अपने समाज की ओर स्थानांतरित होता है। आप देखते हैं कि जब भारत और पाक का विभाजन हुआ था, तो उसमें सामाजिक सांस्कृतिक कारक महत्वपूर्ण था। एक ही समुदाय के लोग एक ही जगह निवास करने को प्राथमिकता देते थे, तो कई लोगों ने पाकिस्तान से भारत में आ गए, भारत के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंतर्गत चले गए। तो ये इसका कौन सा पक्ष हो गया, कारण पक्ष है। किन कारणों से व्यक्ति अपने मूल स्थान से अन्यत्र स्थान की ओर गमन कर रहा है, तो देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, और चौथा है आपका स्थिरता पक्ष। स्थिरता, अब देखो स्थिरता पक्ष का मतलब ये आ जाता है कि व्यक्ति हमेशा के लिए जाकर रह रहा है या अल्पकालीन उसके आवास होते हैं। आप देखते हैं कि भारत की गुर्जर, बकरवाल, गद्दी और भोटिया, ये जनजातियां हिमाचल प्रदेश उस ओर जैसे रहती, और वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में ये जनजातियां क्या करती है कि ग्रीष्म काल में पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चली जाती है और शीत ऋतु में पुनः घाटियों की ओर जाती है। तो इनके जो आवास होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। तो ये कौन सा पक्ष कहलाता है, उनका स्थिरता पक्ष कहलाता है। ठीक है। फिर इनका लास्ट है संख्या पक्ष। संख्या पक्ष, अब आप देखते हैं कि संख्या पक्ष में बिल्कुल नॉर्मली संख्या पक्ष में कितनी मात्रा में प्रवास हो रहा है। भाई जैसे जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो इस दूसरे स्थान पर जाने वालों में संख्या कितनी है, कितने लोग कितनी मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास कर रहे हैं। तो ये प्रवास के महत्वपूर्ण पक्ष थे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन से पुटअप किया जा सकता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक नाम लिखने, 2 नंबर का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसकी डिटेल भी लिखेंगे। तो ये प्रवास के क्या हो गए, पक्ष हो गए कि प्रवास के कितने पक्ष हैं, देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, स्थिरता पक्ष और संख्या पक्ष। और नेक्स्ट जैसे लास्ट बिंदु आपका प्रवास के प्रकार, उसके लिए आप शॉर्ट जैसे रीड करेंगे कल, उसकी डिटेल में किन किन देशों में किस तरीके से प्रवास हो रहा है, महाद्वीपों की ओर प्रवास हो रहा है और किन महाद्वीपों में किन स्तर पर हो रहा है, उसके बारे में आप डिटेल करेंगे। तो प्रवास के प्रकार, प्रवास के प्रकार कितने हैं, प्रवास के प्रकार 2 प्रकार हैं। एक तो अंतरराष्ट्रीय और दूसरा अंतरदेशीय। अब आप देखिए कि अंतरराष्ट्रीय का मतलब एक देश या 2 देशों के मध्य, 2 देशों के मध्य, और अंतरदेशीय का मतलब एक देश के भीतर। अंतरदेशीय को हम आंतरिक प्रवास भी कह सकते हैं कि एक देश के अंदर, जैसे भारत है तो भारत के अंतर्गत तो आप देखते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे ज्यादा प्रवास महाराष्ट्र की ओर होता है। उत्तर प्रदेश और बिहार,
इनसे जो सर्वाधिक प्रवास है वो कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र में भी विशेष तौर से कहाँ होता है? मुंबई में होता है। तो ये कौन सा प्रवास कहलाता है? आंतरिक प्रवास कहलाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, जैसे भारत से लोग कहाँ चले जाते हैं? अमेरिका जाते हैं। तो ये प्रवास कौन सा हो गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हो गया। तो ये प्रवास की क्या है? प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहते हैं? दो देशों के भीतर होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। प्राचीन समय से आप देखते हैं कि लोग अपने भूत, वर्तमान, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्लान करते थे। और वर्तमान में भी ये पहले लोगों की मजबूरी थी। लोग जैसे नए खोजे गए क्षेत्रों में जबरदस्ती भेजे जाते थे। और आज वर्तमान में स्थिति ये है कि लोग अपने विकास को ध्यान में रखते हुए दूसरे क्षेत्रों की ओर प्रवास करते। तो आज का जैसे आपका टॉपिक इतना ही था। नेक्स्ट में आपको किन देशों के द्वारा, किन महाद्वीपों के द्वारा प्रवास होता है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। टेक केयर, थैंक्स।